हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द सेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम 3 मेन टॉपिक्स जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जहां यहाँ पर रहेगा आपके पास क्लॉसियस इनइक्वालिटी, देन हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे एंट्रोपी का, एंड लास्टली आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल चेंज। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉसियस इनइक्वालिटी को। क्लॉसियस इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो देखिए, जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी है दैट वाज गिवन बाय क्लॉसियस। क्लॉसियस ने दी और उन्होंने ये बताया, क्लॉसियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जो आपके पास यूनिवर्स की जो एंट्रोफी होती है ना, वो क्या करती रहती है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है और अपने अधिकतम तक जाने की कोशिश करती है, टेंड्स टू मैक्सिमम, वो मैक्सिमम जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो देखिए, आपने क्या पढ़ा पीछे, जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर एंट्रोफी चेंजेस देखे थे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने वहां पे एक चीज देखा था कि जो आपके पास टोटल एंट्रोफी चेंज यदि मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखती थी, ठीक है, एज वी नो दैट टोटल एंट्रोफी चेंज, दैट ये आप सभी को पता है, पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि जो टोटल एंट्रोफी चेंज होता है, टोटल एंट्रोफी change for a irreversible process, for a irreversible process, क्या था, यदि हम इरिवर्सिबल प्रोसेस का डिस्कशन करते थे तो आपके पास टोटल एंट्रोफी चेंज क्या आया था, टोटल एंट्रोफी चेंज आपके पास आया था डेल एस, डेल एस टोटल इज इक्वल टू क्या था आपके पास, डेल एस ऑफ द सिस्टम, डेल एस ऑफ द सिस्टम, एंड क्या था प्लस में डेल एस ऑफ द सराउंडिंग। ये आपने वहां पर देखा था, जो कि ग्रेटर देन था जीरो से, यही आपने देखा था। ये आपने जो पीछे वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था, वहां से मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो टोटल एंट्रोफी चेंज होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, वो क्या होता है भाई, आपके पास डेल एस टोटल इज इक्वल टू डेल एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ द सराउंडिंग, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। वो जीरो नहीं होता, ठीक है। जीरो किसके केस में था, रिवर्सिबल के केस में था, ठीक है। तो यदि मैं इसको इस तरह से राइट डाउन करूं, ठीक है, यदि मैं इसको इस तरह से लिखूं कि आपके पास क्या है, डेल एस ऑफ द सिस्टम, del s of the system is greater than minus del s of the surrounding, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकती हूँ, ठीक है। ये आप यहाँ पे बता सकते हो कि सिस्टम की जो आपके पास टोटल चेंज इन एंट्रोफी होगी, टोटल चेंज इन एंट्रोफी ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन द टोटल चेंज इन एंट्रोफी ऑफ द सराउंडिंग। नेगेटिव साइन इज हियर फॉर द लॉस ऑफ एंड हीट, ठीक है, क्योंकि जो हमने बोला था कि जो सराउंडिंग था वो इरिवर्सिबली हीट को लॉस कर रहा था, ठीक है। नाउ यदि मैं यहाँ ये मानूं, नाउ यदि मैं यह क्या कहूं कि आपके पास क्यू इरिवर्सिबल हीट, क्यू इरिवर्सिबल हीट जो थी, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग, दैट इज क्यू इरिवर्सिबल हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग की सराउंडिंग के थ्रू कितनी हीट जो है आपके पास ट्रांसफर हुई है, क्यों इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हुई है एट टेम्परेचर टी। तो आप क्या बोल सकते थे, आप वहां पे बोलते थे कि आपके पास डेल एस ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। एंट्रोफी चेंज क्या आया, यदि उसने एंट्रोफी चेंज क्या होता है अभी आपके पास क्यू बाई टी, तो यहाँ पर क्यू कितनी है आपके पास, क्यू इरिवर्सिबल ली है, टेम्परेचर क्या लिखा मैंने, टी लिखा, तो ये यहाँ पर आ जाता है आपके पास माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, या माइनस साइन में फिर दोबारा से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूं कि माइनस साइन इज फॉर द लॉस ऑफ हीट, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने यहाँ पे आपको बताया। यस, यदि हमने यहाँ पर क्या देखा है, यदि मैं इस पे देखूं कि यदि मैंने इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने यहाँ माना कि ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, और यहाँ सेकंड इक्वेशन मैंने डेल एस ऑफ द सराउंडिंग क्या मान लिया है, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो यदि मैं क्या करूँ, इक्वेशन 2 से डेल एस सराउंडिंग की वैल्यू को किसमें पुटअप कर दूं, फर्स्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ
value of del S surrounding इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम यदि क्या कर दे, डेल एस सराउंडिंग की वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, ठीक है। तो डेल एस सराउंडिंग की वैल्यू कहाँ है, डेल एस सराउंडिंग की वैल्यू आपके पास इक्वेशन 2 के अंदर है। ये डेल एस सराउंडिंग है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। इसको मैंने कहाँ पे पुट अप कर दिया है, इसको मैंने पुट अप किया है इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर आपके पास है, दैट इज हियर डेल एस ऑफ द सिस्टम, डेल एस ऑफ द system is greater than minus del S of the surrounding। यही तो थी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डेल एस ऑफ द सराउंडिंग की जगह वैल्यू को पुट अप करना है। वैल्यू यहाँ पर क्या है, वैल्यू यहाँ पर है आपके पास माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। वैल्यू यहाँ पर क्या है, क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, ये यहाँ पर वैल्यूज इसकी गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि डेल एस ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है। यदि मैं स्मॉल चेंजेस के लिए इसको देखूं, ठीक है, फॉर स्मॉल चेंजेस के लिए यदि मैंने इस इक्वेशन को नंबर दिया इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। फॉर स्मॉल चेंजेस इक्वेशन थर्ड क्या बन जाती है, इक्वेशन थर्ड बिकम्स, क्या बन जाएगी आपके पास स्मॉल चेंजेस के लिए, इक्वेशन थर्ड बन जाती है डेल एस ऑफ द सिस्टम। क्या है, डेल एस ऑफ द, डेल एस की जगह हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नॉट डेल, यहाँ स्मॉल चेंजेस है तो डी एस इज ग्रेटर देन गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन माइनस डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मैं इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड और जो फोर्थ यहाँ पर है, ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या आई है आपके पास, दिस वन, ठीक है। इक्वेशन थर्ड आपके पास ये है, डेल एस ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। एंड सेकेंड जो आपके पास फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है, डेल एस डी एस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, डी एस ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ही क्या बोला गया है, क्लैशियस इनइक्वलिटीज, ठीक है। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों को क्या बोला गया है, क्लैशियस इनइक्वलिटी इक्वेशन, क्लैशियस इनइक्वलिटी इक्वेशंस, ठीक है। इन जो आपके पास दोनों इक्वेशंस है, इससे क्लैशियस ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो आपके पास एंट्रोफी जो होती है, ठीक है, एंट्रोफी जो होती है यूनिवर्स की, वो क्या होती है भाई, एक्सटेंड करती रहती है, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती रहती है। उन्होंने ये अज्यूम किया कि यदि होल ऑफ द यूनिवर्स को हम क्या करें, एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट करें, ठीक है, जिसके अंदर जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो कैसे हो रहे हैं, इरिवर्सिबल हो रहे हैं। उन्होंने क्या अज्यूम किया कि यदि होल ऑफ द यूनिवर्स जो है वो क्या हो, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर सभी नेचुरल प्रोसेस क्या हो रहे हैं, इरिवर्सिबल हो रहे हैं, देन इन दैट केस यूनिवर्स के अंदर एंट्रोपी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहेगी। तो जो स्टेटमेंट आपके पास आया, जो स्टेटमेंट था क्लेशियस का, वो क्या था, स्टेटमेंट क्लेशियस का यहां पर ये था, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, the energy of the universe is a constant quantity, is a constant quantity, ठीक है। एनर्जी जो है ना यूनिवर्स की, वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, while, जबकि दूसरी बात क्या है यहाँ पर, while the entropy of the universe, while the entropy, ठीक है, while the entropy of the universe is continuously increasing, ठीक है। यही बात उन्होंने बताई है कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज रहेगी, होती रहेगी यूनिवर्स की एंट्रोफी, एंड टेंड्स टू मैक्सिमम रिच होने की टेंडेंसी जो है उसकी, कोशिश उसकी रहेगी एंट्रोफी की, टेंड्स टू मैक्सिमम,
ये आपके पास स्टेटमेंट जो है वो आया किसका, क्लैसियस का, टेंड्स टू मैक्सिमम। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट जो था किसका था, क्लैसियस का। ठीक है, क्लैसियस का यहाँ पर ये स्टेटमेंट था कि आपके पास यदि यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया जाए जिसके अंदर जितने भी नेचुरल प्रोसेस है यदि वो क्या हो, इरिवर्सिबल हो, तो उस केस में जो एनर्जी होती है ना, जो आपके पास क्या है, एनर्जी है, वो तो क्या रहती है, वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, जिसको हमने बोला था फर्स्ट लॉ के अंदर कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बट उसको ट्रांसफर किया जा सकता था एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। तो उसी बात को क्लैसियस ने भी बोल दिया कि जो एनर्जी होती है यूनिवर्स की वो तो क्या है, आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, बट यहाँ पर जो मेन चीज यहाँ पर थी वो क्या थी, यहाँ पर वो थी यहाँ पर एंट्रोफी। वो क्या थी यहाँ पर, वो थी यहाँ पर एंट्रोफी। ठीक है, तो एंट्रोफी के लिए उन्होंने बोल दिया कि जो यूनिवर्स की एंट्रोफी होती है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। वो क्या होती है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है और कोशिश करती है कि मैक्सिमम तक पहुंचे। ये था आपके पास क्लैसियस इनइक्वालिटी रूल। इसको हम एग्जांपल से और समझ लेते हैं। यस, हम यहाँ पर एग्जांपल्स ले सकते हैं किसका, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, मैं यहाँ पर दो एग्जांपल्स लूंगी। ठीक है, यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं प्रोसेसेस। ठीक है, फर्स्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट यहाँ पर जो आपके पास रहेगा, दैट वन इज हियर स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन। ठीक है, जिसका मतलब आप सभी को पता है, स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब अपने आप हो रहा है, एक्सपेंशन है मतलब एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन। ठीक है, पहला क्या है, स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन। दूसरा मैं क्या लूँ यहाँ पर एग्जांपल, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये दोनों के दोनों। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, स्पॉन्टेनियस कूलिंग। ठीक है, दूसरा क्या है, स्पॉन्टेनियस कूलिंग। ये दो एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन को। ठीक है, उसके अंदर हम दो स्टेट्स देखेंगे। ठीक है, पहला केस हमने यहाँ पर किसका लिया, पहला स्टेप जो एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन का। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन का केस लेते हैं और इसके अंदर मैं दो केसेस को डिस्कस करूंगी। फर्स्ट केस जो आपके पास यहाँ पर है वो है आपके पास इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, वो क्या है आपके पास, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक है और कैसा है, क्योंकि एक्सपेंशन है तो मैंने इसको बोल दिया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, सेकंड केस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। ये यहाँ पर डिफरेंट है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट केस यदि मैं कहूँ कि आपके पास क्या है, फर्स्ट केस मैंने ए से बोल दिया, सेकंड को मैंने बी से डिनोट कर दिया। नाउ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में मैंने कहा कि सपोज कीजिए मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो जिसके अंदर क्या हो रही है भी, आपके पास जो एडियाबैटिक एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, जो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल जो है चेंजेस शो कर रहा है। ठीक है, यदि एडियाबैटिक उसने एक्सपेंशन शो किया है तो आप सभी को पता है एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट कांस्टेंट रही। यदि हीट वहां पर कांस्टेंट है तो मैंने उसको लिख दिया यहाँ पर चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0। dq क्या बोल दिया मैंने वहां पर, dq मैंने वहां पर बोल दिया कि वो क्या है, 0 है। ठीक है, नाउ यदि मैं क्लैसियस के अकॉर्डिंग बात करूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लैसियस इनइक्वालिटी, उसने क्या बताया आपके पास, उसने आपको यहाँ पर ये बताया था कि जो डेल एस ऑफ द सिस्टम होता है ना इज ग्रेटर देन 0। यही तो बताया था, डेल एस ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन 0। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हैज इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हैज increases। ठीक है, यही तो केस आया था आपके पास। ठीक है, यही हमने पीछे क्लैसियस इनइक्वालिटी को डिफाइन किया, तब बताया था कि आपके पास जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो बढ़ती रहती है और टेंड्स करती है कि वो मैक्सिमम तक चली जाए। ठीक है,
तो मुझे इसको प्रूव करना है कि क्या ये सही है। नाउ देखिए, यदि यहाँ पर मैं ये कहूँ कि एडियाबैटिक है, मीन्स यहाँ पर DQ 0 है, DQ मतलब चेंज इन हीट 0 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर सराउंडिंग से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर सराउंडिंग के अंदर किसी तरह की कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ, नो हीट इज ट्रांसफर्ड इनटू द सराउंडिंग। यदि ट्रांसफर नहीं हुआ तो इसका मतलब सीधे सीधे वहां पर क्या आ जाता है, डेल एस ऑफ द सराउंडिंग, डेल एस ऑफ द सराउंडिंग। यदि हीट ट्रांसफर नहीं हुई इसका मतलब एंट्रोफी के अंदर भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एंट्रोफी तो dQ/T होता है। ठीक है, तो जो आपके पास डेल एस ऑफ द सराउंडिंग है वो क्या हो गया, 0 हो गया। वो यहाँ पर क्या आ जाता है आपके पास, 0 आ गया। वो क्या आ गया, 0, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, किससे आया, यदि प्रोसेस एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रहा है। यदि मुझसे यहाँ पर बोला जाए कि टोटल एंट्रोफी चेंज क्या रहेगी, ठीक है, टोटल एंट्रोफी चेंज, यदि टोटल एंट्रोफी चेंज का पूछा जाए तो आप क्या बोलते हो, वो क्या होती है, डेल एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ द सराउंडिंग, डेल एस ऑफ सराउंडिंग। यहां पर ये डेल एस है किसका, सराउंडिंग, डेल एस ऑफ द सराउंडिंग। यही तो आपने बोला था, डेल एस ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, ये आपने यहां पर बोला है। नाउ देखिए, डेल एस ऑफ द सराउंडिंग को तो आपने क्या कर दिया, वो तो क्या हो गया, 0 हो गया। यही तो हमने ऊपर वो दिखाया है कि आपके पास डेल एस ऑफ द सराउंडिंग 0 है, क्योंकि प्रोसेस एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रहा है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुई है सराउंडिंग के अंदर, दैट्स व्हाई डेल एस ऑफ द सिस्टम सराउंडिंग क्या हो गई आपके पास, 0 हो गई है। ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल क्या बचा, ओवरऑल आपके पास क्या बचा, डेल एस ऑफ द सिस्टम किसके बराबर, डेल एस ऑफ द टोटल। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जब आप ये बोल रहे हैं कि डेल एस ऑफ द सिस्टम यदि ग्रेटर देन 0 है, तो डेल एस टोटल जो आपके पास रहेगी, ठीक है, या आप इसको डेल एस भी बोल सकते हो, स्मॉल चेंजेस के लिए यदि यहाँ देखा जाए तो इसको डीएस भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो डेल एस ऑफ द टोटल क्या हो जाएगी, वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। और ये बात क्या प्रूव करती है, ये प्रूव करती है कि एंट्रोफी ऑफ द सिस्टम वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पहला केस हमने देखा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, जो कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी रूल को क्या बता रहा है, सही बता रहा है। नाउ सेकंड डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड डिस्कस करते हैं। तो सेकंड के अंदर आपके पास है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, देखिए, यदि मुझसे कहा जाए कि मेरे पास कोई परफेक्ट गैस है, ठीक है, तो परफेक्ट गैस को यदि क्या बोला जाता है कि वो यदि एक्सपेंड करे आइसोथर्मली, ठीक है, तो यदि वो मैं कहूं कि आपके पास कोई परफेक्ट गैस है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, आपके पास एक्सपेंड कर रही है, कैसे, आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। यदि वहां पर इस तरह की कंडीशन आती है परफेक्ट गैस के लिए, तो आप इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंजेस बताते हो उसके केस में डी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो उस केस में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप क्या बोलते हो कि आपके पास क्या होता है, क्या होता है आपके पास, du इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, इंटर चेंज इन हीट प्लस क्या हो जाए आपके पास, चेंज इन डब्ल्यू, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। नाउ देखिए, मैंने यहाँ पर बोला कि परफेक्ट गैस एक्सपेंड करती है आइसोथर्मली, तो उस केस में इंटरनल एनर्जी तो क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस टर्म को मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर, इस टर्म को यहाँ पर लिख दिया जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है अभी आपके पास, डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपके पास क्या हो गया, डी क्यू डेल क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाता है, माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है, ये आपके पास यहाँ पर आ गया है। नाउ देखिए, यदि गैस एक्सपेंड करे फ्रीली इन द वैक्यूम, यदि गैस वैक्यूम के अंदर फ्रीली क्या करती है, एक्सपेंड करती है, तो उस केस में आपको पता है वैक्यूम के अंदर किसी तरह का वर्क डन नहीं होता है। यदि किसी तरह का वर्क डन उस केस में नहीं होगा, आप यहाँ पर लिख सकते हो वैक्यूम के केस में, वैक्यूम के केस में आपके पास जो ये डेल डब्ल्यू था, ये क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। यदि ये 0 हो गया तो आपके पास सिंपल क्या बचा, आपके पास सिंपल बचा डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास, 0। ये हो गया, डेल क्यू क्या हो गया है, 0 हो गया है, जो क्या इंप्लाइज करता है अभी, यदि डेल क्यू 0 है तो इट मीन्स वहां पर सराउंडिंग क्या हो गया, अगेन डेल एस ऑफ सराउंडिंग, वो क्या हो गया,
जीरो हो गया, यदि डेल एस ऑफ द सराउंडिंग जीरो हो गया तो टोटल आपके पास क्या बचेगा, टोटल आपके पास फिर वही बचना है कि आपके पास टोटल चेंज इन एंट्रोफी, सेम इसी तरह से जैसे आपने इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में देखा, टोटल चेंज देखोगे सिस्टम की आपके पास क्या बचेगी, एंट्रोफी जो है आपके पास बचती है वो कितनी होती है, वो क्लैसियस के अकॉर्डिंग क्या थी, ग्रेटर देन जीरो थी। तो वो आपको क्या शो करके देती है कि आपके पास यदि कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली एक्सपेंड करता है, स्पॉन्टेनियसली एक्सपेंड करता है, तो उस केस में एंट्रोफी ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल आपने क्या डिस्कस करना है, वो एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे स्पॉन्टेनियस कूलिंग का, लगातार कूलिंग हो यदि। ठीक है, तो सपोज कीजिए ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है भी, यदि आपके पास कोई एक ऐसी बॉडी हो जो होटर हो, तो होटर बॉडी क्या करती रहे, लगातार यदि हीट को इवोल्व करती रहे, निकालती रहे, तो वो क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियसली कूलिंग होती रहेगी उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए यदि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक होटर बॉडी है, यदि मैं कहूं कि आपके पास ये एक होटर बॉडी है, ये क्या है आपके पास, एक हॉट बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है, हॉट बॉडी। ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, जिसको आप सोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कोई सोर्स है। ठीक है, यदि कोई सोर्स है जिसका एक टेम्परेचर है, गिवन टेम्परेचर मैंने कहा उसका T2 टेम्परेचर है, हाइयर है उसका टेम्परेचर, और वो क्या करता है, कुछ अमाउंट में हीट किसको दे देता है, कोल्ड बॉडी को दे दे। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पर कोल्ड बॉडी है, यहाँ आपके पास, या आप इसको बोल सकते हो, दूसरा नाम क्या बोलते हो कोल्ड बॉडी को, मैंने बोल दिया सिंक, जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर इसका टेम्परेचर ले लिया T1 टेम्परेचर, यदि मैं इसका डिनोट कर दूं यहाँ पर। ठीक है, यदि मैं इसका टेम्परेचर T1 बोल दूं। ठीक है, नाउ देखिए यहां से क्या हुआ है कि कुछ अमाउंट में हीट जो है वो क्या होगी आपके पास, होटर टू कोल्डर बॉडी ट्रांसफर होती है, सबको पता है हीट का ट्रांसफर हॉट टू कोल्ड होता है। तो आपके पास सपोज कीजिए कि यहाँ पर dq जो है आपके पास हीट है वो ट्रांसफर हुई है कहाँ पर, सिंक पे। तो आप इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि इफ dq हीट लीव्स द सोर्स, उसने dq हीट जो है वो उसने सोर्स को छोड़ दिया है और कहाँ पे चली गई है, एंड इंटर इनटू सिंक, एंड इंटर्स इनटू सिंक, और कहाँ चली गई, सिंक के पास चली गई है। तो देखिए एंट्रोफी के अंदर क्या चेंजेस होगा, तो एंट्रोफी के अंदर यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो आपके पास एंट्रोफी चेंज किसके अंदर, देखिए पहले यदि मैं देखूं ऑफ सोर्स, पहले किसका देखा, सोर्स का। ठीक है, एंट्रोफी चेंज इन सोर्स, वो आपके पास यहाँ पर क्या आता है, क्योंकि वहां से हीट निकल कर गई है, इट मींस वहां से लॉस हुआ है, तो dq बाई क्या हो गया t, और ये हीट कैसे आपके पास वहां से रिमूव हुई है सोर्स से, इरिवर्सिबली, तो आप इसको इरिवर्सिबल डिनोट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड जो है आपके पास क्या हुआ है, एंट्रोफी के अंदर चेंज सिंक के भी अंदर हुआ, क्योंकि उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है। तो एंट्रोफी चेंज ऑफ किसका, सिंक। ठीक है, किसका, सिंक के अंदर। ठीक है, तो सिंक के अंदर यदि एंट्रोफी चेंज देखा जाए, किसके अंदर देखा जाए, सिंक के अंदर, तो वो क्या आ जाता है आपके पास, क्योंकि उसने गेन की है तो क्या हो जाएगा, dq बाई टी। ठीक है, उसने क्या किया है, गेन किया है, तो वो क्या हो गया, dq बाई टी। नाउ यदि आपसे बोल दिया जाए टोटल बता दीजिए, तो टोटल क्या हो जाएगी आपके पास, टोटल चेंज इन एंट्रोफी, टोटल एंट्रोफी चेंज, टोटल एंट्रोफी चेंज का यदि मैं यहाँ पे डिस्कशन करूं, ठीक है, मैंने स्मॉल चेंज लिया है, लाइक ds टोटल मैं बोल दूं यहाँ पर ds टोटल, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास क्या हो जाएगा, सोर्स प्लस सिंक दोनों का टेम्परेचर, दोनों की जो भी आपके पास एंट्रोफी है उन दोनों का क्या होगा, सम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया dq बाई टी माइनस dq इरिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, दोनों केसेस में आ गया, एक का क्या आ गया, सिंक ने गेन की और लॉस किसने की है, सोर्स ने। तो ये मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। यदि मैं यहाँ से क्या कर दूं, dq को कॉमन ले लूं, क्योंकि दोनों केसेस में है, मैंने इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पर dq लिखा, और क्या आ जाता है, टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर यहाँ पे हमने डिनोट करना है, टेम्परेचर हमने यहाँ पर डिनोट करना है। तो फर्स्ट केस
जब आपके पास क्या था, सोर्स था, टेम्परेचर T2 था, यदि आपके पास सिंक था, टेम्परेचर T1 था, तो यहाँ पर भी आपके पास T1 टेम्परेचर किसका लिया, सिंक का लिया, और माइनस लिया है यहाँ साइन, तो इसका मतलब ये जो आपके पास डी क्यू इरिवर्सिबल है, ये किसके लिए है, एंट्रोफी, किसकी एंट्रोफी को डिनोट करेगा, ये एंट्रोफी को डिनोट करेगा सोर्स की, तो यहाँ पर लिखा माइनस T2। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, क्या आ जाता है आपके पास, माइनस T1 अपॉन T2, माइनस T1 अपॉन 1 अपॉन T2, ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब आप देखिए, आपने क्या देखा था, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई T2 जो था ना, T2 टेम्परेचर किसका था, हॉटर बॉडी का, तो T2 टेम्परेचर तो आपके पास क्या था, ग्रेटर देन T1 था, वो आपको पता है, क्योंकि T2 किसका टेम्परेचर है, T2 सोर्स का टेम्परेचर है, T2 सोर्स का टेम्परेचर है, T1 सिंक का टेम्परेचर है, तो हॉटर बॉडी का टेम्परेचर तो ऑब्वियसली कोल्डर बॉडी से ज्यादा होता है, तो T2 क्या हो गया, ज्यादा हो गया T1 से। यदि इस तरह से हुआ तो डेल एस ऑफ द टोटल, डेल एस ऑफ टोटल आपके पास क्या आएगा, डेल एस ऑफ टोटल आपके पास कैसी वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आपके पास मिलेगी। डेल एस ऑफ द टोटल आपके पास कैसी मिलेगी, एक टोटल जो है पॉजिटिव वैल्यू वहां पर आएगी। जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या दिखाती है कि वहां पर कूलिंग हो रही है, वहां पर क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो यदि इस तरह से हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस केस में एंट्रोफी का अंदर क्या हो रहा है, इट मीन्स वहां पर एंट्रोफी, ठीक है, जो आपके पास एंट्रोफी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये केस था आपके पास स्पॉन्टेनियस कूलिंग का। हमने दो एग्जांपल्स लिए, एक स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन और एक दूसरा लिया है स्पॉन्टेनियस कूलिंग। यदि स्पॉन्टेनियसली एक्सपेंशन होता है तो उस केस में भी एंट्रोपी बढ़ती है, सीधी सी बात है। यदि एक्सपेंशन होता है मतलब यदि कोई चीज बाहर फैलती है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसकी एंट्रोपी के अंदर क्या हो रहा है, उसकी रैंडमनेस के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से यदि स्पॉन्टेनियस कूलिंग होती है तो स्पॉन्टेनियस कूलिंग कब होती है, यदि हॉटर बॉडी अपनी हीट को लूज करे और किसी कोल्डर बॉडी को दे दे। ठीक है, तो हॉटर बॉडी क्या होती जाएगी, कूल होती जाएगी। तो उसके केस में भी हमने देखा कि जो टोटल चेंज इन एंट्रोफी आया ना, टोटल चेंज इन एंट्रोफी आया, वो क्या आया है, एक पॉजिटिव वैल्यू आई है। टोटल चेंज इन एंट्रोफी वो क्या आई है, एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, जो कि अल्टीमेटली ये शो करती है कि वहां पर कूलिंग हो रहा है, और यदि कूलिंग हो रही है इट मीन्स वहां पर एंट्रोफी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं, इंक्रीमेंट के चेंजेस हो रहे हैं, बढ़ रही है एंट्रोफी उस केस में। तो ये था आपके पास क्लासियस इनइक्वालिटीज, जिन्होंने ये बताया कि जो टोटल एंट्रोफी होती है यूनिवर्स की वो क्या करती रहती है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, कोशिश करती है कि वो मैक्सिमम तक चली जाए। नाउ सेकंड टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोफी। सेकंड टॉपिक आपके पास क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोफी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोफी, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने एंट्रोफी को क्या कहा है, आपने एंट्रोफी को कहा है कि एंट्रोफी क्या होती है आपके पास, एंट्रोफी, एंट्रोफी आपके पास क्या है, जनरली आपने एंट्रोफी को कहा है दिस इज डिनोटेड बाय एस। यदि मैं स्मॉल चेंज के लिए बात करूं तो डी एस इज इक्वल टू क्या होता है भाई आपके पास, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी। ये आपने कहा है किसके लिए, ये आपने कहा है एंट्रोफी के लिए। ठीक है, नाउ देखिए ये आपको क्या बताता है, ठीक है, ये आपको क्या बताएगा, एंट्रोफी जो है वो आपको यहाँ पर क्या डिनोट करके देता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। एंट्रोफी जो है वो आपको ये मेजर करके देता है कि डिसऑर्डर कितना है, ठीक है, रैंडमनेस कितनी है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंट्रोफी इज its ability, its ability to provide to provide a measure of to provide a measure for, किसके लिए देगा ये आपके पास, a measure for disorder, a measure for डिसऑर्डर, या आप इसको बोल सकते हो डिसऑर्डर को दूसरा नाम रैंडमनेस, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, ये आप इसके लिए बोलते हो, ऑफ द सिस्टम। यही तो कहा था हमने कि एंट्रोफी क्या है भाई आपके पास, रैंडमनेस बताएगी, डिसऑर्डर बताएगी सिस्टम के अंदर कितना प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ देखिए यदि मैं बात करूं कि मेरे पास कोई भी एक सिस्टम गिवन है,
ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा उसके अंदर रैंडमनेस कितनी है या कितनी नहीं है? तो देखिए उसके अंदर जो उसके आपके पास वहां उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट आपको बताता है कि वहां रैंडमनेस कितनी है। ठीक है, यदि मैं इसके केस में देखूं तो यहाँ इस केस के अंदर जो मैंने यहाँ मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट शो किया है, इसके अंदर क्या दिख रहा है कि सभी मॉलिक्यूल्स पास पास है। तो वो क्या डिनोट करते हैं कि सभी के क्या है आपके पास क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, यदि क्लोजली पैक्ड रहे तो उस केस में आपको क्या दिखेगा, वहां पर रैंडमनेस डिसऑर्डर कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भी आपके पास डिसऑर्डर लेस है। ठीक है, यदि इसके केस में मैंने कहा कि यहाँ यदि ये मॉलिक्यूल्स जो है क्लोजली पैक्ड है तो यहाँ डिसऑर्डर क्या है, लेस है। यदि डिसऑर्डर वहां पर कम है तो उससे आप इजीली बता सकते हो कि वहां पर एंट्रोफी, एंट्रोफी क्या है भाई आपके पास, लेस है। ठीक है, एग्जांपल्स ये हमने किया इसके अंदर। नाउ देखिए, यदि हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास मैं कहूं कि ज्यादा डिसऑर्डर है किसी सिस्टम के अंदर, ठीक है, द ग्रेटर इज द डिसऑर्डर इन द सिस्टम, द ग्रेटर इज द डिसऑर्डर इन ए सिस्टम, डिसऑर्डर इन ए सिस्टम, जितना ज्यादा डिसऑर्डर रहेगा किसी सिस्टम में तो उससे क्या होता है आपके पास, हायर या वी कैन से ग्रेटर विल बी द एंट्रोफी, greater will be the entropy, greater will be the एंट्रोफी, क्योंकि हमने कहा एंट्रोफी किसको बताती है, रैंडमनेस को बताती है। तो जितनी ज्यादा रैंडमनेस रहेगी, जितना ज्यादा डिसऑर्डर रहेगा किसी सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो उस केस में आपके पास एंट्रोफी भी क्या रहेगी आपके पास, उतनी ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, देखिए कि मैंने आपके पास यहाँ क्या जो डायग्राम में हमने क्या शो किया है कि आपके पास यहाँ पर एक सॉलिड है। ठीक है, एक मैंने सॉलिड लिया, दूसरा मैंने लिक्विड लिया और तीसरा क्या है आपके पास गैसियस है। मैं इन तीनों फेजेस के अंदर जो है एंट्रोफी को देखूं। ठीक है, मुझे यहाँ एंट्रोफी देखने के लिए बोला गया कि किसमें एंट्रोफी ज्यादा और किसमें एंट्रोफी कम है। ठीक है, तो मुझे एंट्रोफी देखने के लिए यहाँ ये देखना होगा कि डिसऑर्डर किसमें ज्यादा है। ठीक है, डिसऑर्डर किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। मैंने यहाँ बोल दिया कि डिसऑर्डर जितना ज्यादा किसी के अंदर होगा सिस्टम के अंदर, वो उसके अंदर उतनी ही ज्यादा एंट्रोफी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पर एरो से क्या रिप्रेजेंट किया गया है कि यदि मैं पहला केस देखूं सॉलिड का, ठीक है, यदि मुझे सॉलिड का केस देखने के लिए बोला जाए तो सॉलिड के केस में आपको पता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, क्लोजली पैक्ड है तभी तो वो सॉलिड है। यदि मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है इट मींस उसके अंदर रैंडमनेस क्या होगी, बहुत ही कम होगी। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सिर्फ अपने ही एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं, रोटेशन शो करते हैं। ठीक है, वो वैसे फ्रीली मोमेंटम शो नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम यहाँ पर बोलेंगे कि यदि यहाँ पर ये क्लोजली पैक्ड हो गए हैं इट मींस यहाँ पर जो एंट्रोफी है, ठीक है, जो आपके पास एंट्रोफी, चेंज इन एंट्रोफी यदि आप यहाँ पे देखोगे तो वो क्या है भी आपके पास लेस है। फर्स्ट केस के अंदर एंट्रोफी क्या है, यहाँ इस केस के अंदर सॉलिड के केस में एंट्रोफी कम है। नाउ मैंने सेकंड केस लिया लिक्विड का। ठीक है, तो लिक्विड के केसेस में आप सभी को पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होता है आपके पास, कम होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या है, लेस है। यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लेस है इट मींस वहां पर मॉलिक्यूल्स थोड़े क्या है, डिसऑर्डर्ड है। ठीक है, यहाँ डिसऑर्डर क्या है अभी आपके पास, और सॉलिड के कंपैरिजन में मोर है। यदि डिसऑर्डर ज्यादा है या आप कह सकते हो रैंडमनेस ज्यादा है, रैंडमनेस। ठीक है, रैंडमनेस, यदि दूसरा क्या बोला मैंने, रैंडमनेस, वही तो बात होती है, रैंडमनेस। यदि रैंडमनेस ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगी भाई, वहां उस केस में एंट्रोफी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो लिक्विड के केस में सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ क्या है, एंट्रोफी ज्यादा है। ठीक है, नाउ थर्ड केस हम यहाँ पर ले रहे हैं गैसियस का केस। तो गैसियस के केस में आप सभी को पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स वो क्या है भाई आपके पास, वेरी लेस। ठीक है, इज वेरी लेस या लिस्ट होता है, आप ये भी बोल सकते हो इज लिस्ट। ठीक है, सबसे कम है। यदि सबसे कम है इट मींस वहां पर डिसऑर्डर तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर डिसऑर्डर या वी कैन से रैंडमनेस
वहां पर रैंडमनेस जो है आपके पास वो क्या होगी, आपके पास मोर होगी। रैंडमनेस वहां पर क्या मिलेगी, आपके पास ज्यादा मिलेगी। ठीक है, यदि रैंडमनेस ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां पर जो एंट्रोफी रहेगी, वहां पर जो एंट्रोफी है वो क्या रहेगी भाई, यहाँ पर हाईएस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली बता सकते हो, इसमें कुछ भी वो नहीं है कि आपके पास क्या है। जनरली हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, जिसके अंदर जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, इट मीन्स वो रैंडमली मूवमेंट शो कर सकते हैं, डिसऑर्डर ज्यादा से ज्यादा शो करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी एंट्रोफी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि फर्स्ट जब सॉलिड का केस था तो रैंडमनेस कम थी, दैट्स व्हाई एंट्रोफी यहाँ पर कम है। लेकिन जैसे जैसे हम लिक्विड से गैसियस स्टेट पर जाते हैं तो रैंडमनेस क्या हो रही है, आपके पास बढ़ रही है। ठीक है, रैंडमनेस बढ़ रही है, इसका मतलब सीधा सा है कि आपके पास एंट्रोफी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नाउ देखिए, जितने भी आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस occurring in nature, occurring in नेचर। ठीक है, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कि नेचर के अंदर होते हैं, लाइक मैं कहूँ आपके पास, लाइक मैं बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट केस यदि मैं ले लेती हूँ, आपके पास फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हिल। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हिल। ठीक है, आपके पास पानी जो है वो हिल से यदि गिर रहा है, उसको यदि देखिए तो आप वो क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। या इसी तरह से आप बोले कि डिफ्यूजन हो गैसेस का, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ से कहाँ होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ से कहाँ होता है, हायर टू लोअर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, वो इजीली डिफ्यूज हो जाती है। एंड थर्ड क्या होता है आपके पास, फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, फ्लो ऑफ हीट, ये भी सभी को पता है कि हीट फ्लो करती है हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। इस तरह के यदि जितने भी मैंने नेचुरल अकरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का यदि मैं डिस्कशन करूं, ठीक है, तो जो भी नेचुरल प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं उन केसेस के अंदर क्या होता है भाई, उनके अंदर रैंडमनेस इंक्रीज होती है। ठीक है, दीज प्रोसेसेस आर अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन रैंडमनेस, दीज आर accompanied by increase in disorder, by increase in disorder। ठीक है, यदि इनके अंदर डिसऑर्डर बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली आपको यहाँ पर पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर इनकी एंट्रोफी जो है वो क्या हो रही है, जनरली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, देयर एंट्रोफी इज जनरली इंक्रीजेस। ठीक है, एंट्रोफी क्या होती है भाई, नेचुरल प्रोसेसेस जो कि स्पॉन्टेनियस है। जो भी नेचुरल प्रोसेसेस जो क्या है आपके पास स्पॉन्टेनियस होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जनरली डिसऑर्डर बढ़ता है। यदि डिसऑर्डर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनकी एंट्रोफी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यदि मैं केस लूं आपके पास मेल्टिंग ऑफ आइस का, ठीक है, यहां मैंने ये केस लिया है, यहां मैंने यदि यहां पर केस लिया है मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये आपके पास लिया मैंने। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस के अंदर देखिए, ये पे मेरे पास क्या था, कोई एक आइस क्यूब दिखाई दे रहा है आपको पास। ठीक है, ये आइस क्यूब है जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यहाँ पर इसके जो मॉलिक्यूल्स आपके पास होते हैं, ठीक है, यदि मैं कहूँ इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ क्या है भी आपके पास, वो यहाँ पर क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, वो यहाँ पर क्लोजली पैक्ड हो चुके हैं। ठीक है, यदि क्लोजली पैक्ड है तो मैंने बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस केस में क्या हो जाएगा, वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है भी आपके पास कम से कम होता है। दैट्स वाई यहाँ लिखा गया है मिनिमम डिसऑर्डर। ठीक है, मिनिमम डिसऑर्डर इट मीन्स यहाँ पर मिनिमम एंट्रोफी आपको देखने को मिलती है। लेकिन यदि मैं क्या कहूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस कहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस करने के लिए मैंने कहा, मैंने इसे हीट किया, हीटिंग से आपके पास क्या हो, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये आपके पास क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। ठीक है, अब इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर यदि मॉलिक्यूल्स देखे जाए तो ये क्या होते हैं भैया, आपके पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था आइस के कंपैरिजन में यहाँ कम देखने को मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ डिसऑर्डर ज्यादा है। ठीक है, यहाँ मॉलिक्यूल्स उतने क्लोजली पैक्ड नहीं है, यहाँ मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, पार्टिकल्स डू नॉट क्लोजली पैक्ड। यहाँ क्या लिखेंगे हम, पार्टिकल्स डू नॉट
क्लोजली पैक्ड, यदि वो क्लोजली पैक्ड नहीं है इट मींस यहाँ पर एंट्रोफी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि डिसऑर्डर यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, जितना भी आपने यहाँ तक पढ़ा एंट्रोफी का रिलेटेड इसकी फिजिकल स्टेट्स को देखते हुए, तो हमने देखा कि जैसे जैसे, अब देखिए यदि मैं इसको और ज्यादा, यदि मैं इस स्टेप को और ज्यादा एक्सटेंड करूं कि मैंने इसको फर्दर हीट कर दिया, तो अब ये क्या हो जाए, यहाँ पर वेपर्स फॉर्म में चला जाए वाटर्स, ठीक है, स्टीम बन जाती है वहां पर, तो उस केस में तो क्या हो जाएगा, जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो तो और भी क्या हो जाएंगे, और दूर दूर होंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और भी लेस हो जाएगा, डिसऑर्डर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा डिसऑर्डर उतनी ज्यादा क्या बताई थी मैंने, एंट्रोफी बताई थी। इट मींस आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से मेरे पास जो कंक्लूजन आया वो ये आया है कि जो आपके पास एंट्रोफी होती है, किसकी होती है एंट्रोफी, एंट्रोफी ऑफ गैस। ठीक है, एंट्रोफी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एंट्रोफी ऑफ लिक्विड, entropy of the liquid, and that is greater than entropy of the solid, that is greater than the entropy of the solid। ये यहाँ पर आप क्या निकाल के लाते हैं, कंक्लूजन निकाल के लाते हैं। जितना ज्यादा आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा डिसऑर्डर बढ़ेगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा एंट्रोफी बढ़ेगी। तो गैसियस के केस में एंट्रोफी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, सॉलिड के केस में आपके पास क्या होगा, सबसे कम एंट्रोफी देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपके पास फेजेस है। यदि मैं कहूँ कि आपके पास सेम फेज के अंदर यदि हमें एंट्रोफी देखनी है, ठीक है, यदि मैं कहूँ कुछ अलग अलग गैसेस आपको गिवन है और उसमें डिसऑर्डर पूछ लिया जाए, तो उस केस में आप क्या देखोगे, उस केस में आप देखोगे नंबर ऑफ एटम्स, जिसके अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर रहेंगे, उसके अंदर डिसऑर्डर उतना ही ज्यादा रहेगा और उससे एंट्रोफी उतनी ही ज्यादा उसकी हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपके पास फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोफी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, एंट्रोफी चेंज, एंट्रोफी चेंज, एंट्रोफी चेंज इन फिजिकल चेंज, इन फिजिकल चेंज। जैसे जैसे फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज होता है वैसे वैसे एंट्रोफी के अंदर क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा, या आप इसको कह सकते हो, या आप इसको क्या बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो एंट्रोफी, एंट्रोफी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ड्यूरिंग चेंज ड्यूरिंग, एंट्रोफी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। ठीक है, फेज ट्रांजिशन। ठीक है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपके पास यदि क्या हो, एंट्रोफी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलता है, यदि फिजिकल चेंजेस वहां पर होते हैं, या फेज के अंदर कोई चेंज मिलना भी क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो देखिए आपके पास काफी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, आपके पास एंट्रोफीज चेंज होती है। लाइक मैं आपके पास बात करूं मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स की। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स, आपने अभी अभी पढ़ा कि मैंने आइस को क्या किया था, मेल्ट किया था, वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। तो एक जो स्टेट थी सॉलिड वो किसके अंदर कन्वर्ट हुई थी, लिक्विड के अंदर, तो उसके अंदर एंट्रोफी आपने देखा इंक्रीज हुई थी। सेम इसी तरह से मैं बात कर सकती हूँ यदि आपके पास फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड्स हो। ठीक है, मैंने क्या कर दिया है, लिक्विड्स को फ्रीज कर दिया है, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड्स, ये भी एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकती हूँ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, evaporation of evaporation of water। ठीक है, इसी तरह से मैं डिस्कस कर सकती हूँ आपके पास कंडेंसेशन ऑफ गैसेस को, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस को मैं डिस्कस कर सकती हूँ। यहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं किसको, कन्वर्जन ऑफ वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, conversion of one crystalline form, या आप कह सकते हो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है, लाइक क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है आपके पास, सॉलिड है इनटू अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म, इनटू अनदर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म बोल सकते हो, सॉलिड फॉर्म। ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर भी एंट्रोफी के अंदर चेंज देखने को मिलता है। या आप कह सकते हो कि डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जब सब्सटेंस आपके पास टूटे, डिकम्पोजिशन
ऑफ सब्सटेंस, उसके केसेस में आप एंट्रोपी के अंदर चेंजेस देख सकते हैं। लास्टली मैं कह सकती हूँ कि यदि आपने कंबशन किया है तो किसी सब्सटेंस का, कंबशन ऑफ सब्सटेंस, कंबशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, विद अदर सब्सटेंसेस, विद ईच अदर, ठीक है, विद ईच अदर, या कह सकते हो विद अदर वन, ठीक है। तो इस सब केसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। लाइक मैं बात करूं मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स को, मैंने एक फिजिकल स्टेट थी सॉलिड, उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड है, लिक्विड को मैंने अगेन सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इवापोरेशन ऑफ वाटर है, लिक्विड को मैंने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कंडेंसेशन ऑफ गैसेस है, गैसेस का कंडेंसेशन करेगा तो आप सभी को पता है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से एक क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है उसको यदि दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा एंट्रोपी के अंदर। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस है, ठीक है। एंड देन हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो कंबशन यदि सब्सटेंसेस का होता है तो उस दौरान एंट्रोपी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये सभी फिजिकल चेंजेस है जिसके अंदर एंट्रोपी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपके पास एंट्रोपी के अंदर चेंज मिले कि आपने किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को क्या कर दिया है, मेल्ट कर दिया है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया है लिक्विड के अंदर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, द चेंज इन एंट्रोफीज, the change in entrophies when a solid, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, क्या है यहाँ पर, क्या हुआ है, when a solid substance changes into liquid, कब हुआ है ऐसा, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या कहलाता है आपके पास, दैट वन इज द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। आप एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या कह रहे हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन आपने बोला है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, देयर इज अ चेंज इन एंट्रोपी, हियर यू कैन से किसके अंदर चेंज हुआ है, एंट्रोपी के अंदर, ठीक है। तो एंट्रोपी के अंदर क्या चेंज हुआ, जब आपने किसी एक सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है इसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो क्या कहलाएगा, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। अब देखिए ऐसा कब होगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि विदाउट किसी हीट के ऐसा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं, लाइक मैंने आइस क्यूब लिया, पीछे जो एग्जांपल हमने किया था वही एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं कि हमने आइस क्यूब लिया, इस आइस क्यूब को मैंने यहाँ पर क्या किया है, हीट किया है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस आपके पास होता है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, दिस प्रोसेस टेक्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, दिस प्रोसेस take place by the absorption of heat, by the absorption of heat, ठीक है। आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन हुआ है वहां पर हीट का, ठीक है। हीट के एब्जॉर्प्शन से ही क्या होता है, जो सॉलिड सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या कहलाता है आपके पास, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये बात आपके पास यहाँ पर थी, ठीक है। तो जनरली आप इसको क्या लिख सकते हो भी कि आपके पास कोई भी सॉलिड है, ठीक है, मैंने कहा कि आपके पास कोई भी सॉलिड था, जब उसको क्या मिली, जब उसको यहाँ पर हीट मिल गई, ठीक है, तो प्लस ऑफ हीट, और उसको किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, ठीक है, दैट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे कि जो सॉलिड है उस टाइम सॉलिड की कोई एंट्रोपी रही होगी, तो एंट्रोपी ऑफ द सॉलिड्स, एंड नाउ एंट्रोपी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। कितना चेंज आया एंट्रोपी के अंदर, कितना चेंज आया एंट्रोपी के अंदर, जब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, दैट इज द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। यदि मुझे इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन लिखना हो तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को जनरली यहाँ पर हम डिनोट करेंगे, इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय change in entropy, that is
एस डेल एस, ठीक है, कौन सी एंट्रोफी आपने कही है, आपने कही है एफ, फ्यूजन की, तो इसको हमने डिनोट किया डेल एस एफ, ठीक है। तो डेल एस एफ आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं डेल एस एफ क्या होगा आपके पास, डेल ऑफ एस एफ, एंट्रोफी ऑफ फ्यूजन, वो किसके बराबर हो जाती है भाई, एंट्रोफी ऑफ लिक्विड, फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो एंट्रोफी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोफी ऑफ सॉलिड, ठीक है। या आप इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं, इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन जिस टेम्परेचर के ऊपर ये हुआ है टी एफ, ठीक है। यहाँ पर एच एफ और ये क्या है, ये यहाँ पे डिनोट कर दिया जाता है कि डेल एच एफ, डेल एच एफ यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। दिस वन इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड यहाँ पर टी एफ क्या है भाई, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो आपके पास यहाँ से एक फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, वो फॉर्मूला आपके पास क्या आया है, दैट इज हियर डेल एस एफ, ठीक है, चेंज इन एंट्रोफी इज इक्वल टू latent heat of fusion upon TF, that is melting point of that solid, ठीक है। ये आपके पास यहाँ से एग्जाम्पल जो है फॉर्मूला यहाँ से आपको मिलता है, ठीक है, एंट्रोफी ऑफ फ्यूजन का। ओके, तो ये था आपके पास एंट्रोफी ऑफ फ्यूजन की, जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज द एंट्रोफी ऑफ फ्यूजन। एट दैट टाइम आप क्या बोलते हो कि एट दैट टाइम हीट जो है वो एब्जॉर्ब की गई है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कब होगा, यदि वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा हीट का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो क्या है आपके पास, एंट्रोफी ऑफ इवोपरेशन, एंट्रोफी ऑफ इवोपरेशन या इवोपोराइजेशन, इवोपोराइजेशन, ये हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ठीक है। इसको जनरली डिनोट किया जाता है क्योंकि चेंज इन एंट्रोफी देखेंगे डेल एस के अंदर, देखेंगे किसमें, इवोपोराइजेशन, तो हमने इसको वी से डिनोट कर दिया है। नाउ देखिए इवोपोराइजेशन का मतलब क्या होता है। इवोपरेशन आप सभी को पता है कि जब भी कोई लिक्विड सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन आप बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग जब भी आपके पास कोई लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, जब भी कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एट दैट टाइम एंट्रोफी के अंदर कितना चेंज आपको देखने को मिलता है, दैट इज द एंट्रोफी ऑफ इवोपोराइजेशन, ठीक है। लाइक यहाँ पे ये जो एग्जांपल आपके पास गिवन है, यहाँ इस केस के अंदर क्या गिवन दे रखा है कि मेरे पास यहाँ कोई भी लिक्विड है, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर वाटर लिया, ठीक है, दैट इज ए लिक्विड, ठीक है। यदि मैं यहाँ से इसको क्या कर दूं, यदि मैं इसको यहाँ से क्या करती हूँ, हीट करती हूँ, ठीक है, यदि मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से हीट करूं, तो उस टाइम क्या होगा आपके पास, यहाँ पे ये जो वाटर्स था, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है, हीटिंग से क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करके क्या करके इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ ये क्या है आपके पास, वेपर्स है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अब देखिए पहले जब आप ये मॉलिक्यूल्स किसमें थे, लिक्विड फॉर्म में थे, तो एट दैट टाइम आपको दिख रहा है कि मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास है, यदि पास पास है तो यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप सभी को पता है यहाँ पर ज्यादा है, यदि ज्यादा है दैट्स वाई ये क्या होता है, यहाँ पर एंट्रोफी जो है मतलब रैंडमनेस यहाँ कम देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा बाइंड होके बैठे हैं। लेकिन जैसे ही वो उनको वो एनर्जी मिलती है, वो वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, एट दैट टाइम वहां पे रैंडमनेस ज्यादा आ जाती है, ठीक है, रैंडमनेस ज्यादा आने से एंट्रोफी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो मैं जनरली यहाँ कह सकती हूँ कि एंट्रोफी यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेम केस आपने एंट्रोफी ऑफ फ्यूजन के केस में देखा था कि सॉलिड से लिक्विड के अंदर जब कन्वर्जन हुआ था, तो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्जन होने पर एंट्रोफी वहां पर बढ़ी थी, ठीक है, सेम केस यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर पहले एंट्रोफी ऑफ एवोपराइजेशन को डिफाइन कर देते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, द चेंज इन एंट्रोफीज, द change in entrophies when a liquid substance, when a liquid substance, when a liquid substance convert into या changes into vapors, changes
इनटू वेपर्स। और ऐसा कब होता है? ऐसा होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है। वेपर्स रिवर्सिबली at its boiling point, at its boiling point, ठीक है। उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है? अभी कांस्टेंट प्रेशर लगा हुआ है और वहां पर वो क्या हो गया है? बॉयल यदि उसको हम कर देते हैं लिक्विड को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर्स में। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंट्रोपी ऑफ इवेपोराइजेशन, ठीक है। डिनोट आपने इसको कर दिया है, डिनोट आपने इसको किससे किया है? डेल एस वी से। ओके, तो आपने जर्नली यहाँ पर क्या बात बोली है कि मेरे पास कोई लिक्विड था, उसने क्या किया है भाई? एनर्जी को गेन किया, मतलब हीट को गेन किया, और किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया गैस में। जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, वैसे ही लिक्विड भी एनर्जी गेन करके, हीट गेन करके किस में कन्वर्ट हो गया है? गैस में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये एंट्रोफी, यहाँ पर बात करूंगी मैं लिक्विड की, यहाँ एंट्रोफी किसकी बात करेंगे? लिक्विड की, और यहाँ एंट्रोफी किसकी बात करेंगे? गैस की, ठीक है। नाउ यदि मुझे यहाँ पर फॉर्मूला राइट डाउन करना है किसके लिए? डेल एस वी के लिए, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ इवेपोराइजेशन के लिए, तो आप क्या बोलते हो? यहाँ पर क्या होगा? गैसियस फाइनल माइनस इनिशियल। एंट्रोफी गैसियस की कितनी है? गैस फॉर्म में कितनी है? माइनस एंट्रोफी लिक्विड फॉर्म में कितनी है? ये आपके पास यहाँ पर आ गई है। या आप इसको क्या लिख देते हो भाई? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेल एच वी अपॉन में क्या आ जाता है आपके पास? डेल टीबी, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर आता है। ये दोनों टर्म्स यहाँ किसको रिप्रेजेंट करती है? जैसे पीछे केस में एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन में, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन के अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था डेल एच एफ, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन। ये क्या हो जाएगा आपके पास? लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन, ये यहाँ पर हो जाता है। इसी तरह से आपके पास टीबी क्या है भी? बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का। ये क्या है आपके पास? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो जर्नली मैं इसको यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ कि आपके पास क्या आएगा? डेल एस वी, डेल एस वी, ये यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? दिस वन इज वी। यहाँ पर डेल एस वी आपके पास क्या आता है भी? डेल एच वी अपॉन टी बी। ये यहाँ पर आपके पास जर्नल फॉर्मूला निकल के आता है किसका? एंट्रोपी ऑफ इवेपोराइजेशन के लिए। किसके लिए आता है? एंट्रोपी ऑफ इवेपोराइजेशन के लिए। ये आपके पास यहाँ जर्नल फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन में क्या आया था? डेल एच एफ, यहाँ पर क्या आ गया? डेल एच वी, ठीक है। वहां पे हमने किसकी बात की थी? मेल्टिंग पॉइंट की, तो हमारे पास आ गया था टी एफ, ठीक है। एंड मतलब क्या था? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। यहाँ पर क्या आ गया है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, टी बी। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थर्ड पॉइंट, थर्ड जो यहाँ पर आपके पास फेज ट्रांजिशन हम किस में देखेंगे? एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन, एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन क्या है? जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे डेल एस टी से। डेल एस ट्रांजिशन को मैंने यहाँ पर टी आर राइट डाउन कर दिया। देखिए एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन क्या है कि जब भी आपके पास एंट्रोपी के अंदर आपको चेंज देखने को मिले, जब आपने किसी वन मोल ऑफ सब्सटेंस को कन्वर्ट कर दिया है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, ठीक है। कोई भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म थी, उसको आपने क्या किया? दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। एट दैट टाइम एंट्रोपी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? दैट इज द एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन को राइट डाउन कर दूं कि आपके पास क्या है? द चेंज इन एंट्रोपी, द चेंज इन entrophies, the changes entrophies when one mole of substance, when one mole of substance, जब भी आपके पास कोई एक मोल सब्सटेंस का है, ठीक है, फ्रॉम वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, वन मोल ऑफ सब्सटेंस undergoes change in state, undergoes change in state, जब उसकी एक मोल सब्सटेंस आपने लिया, उसने आपने उसकी क्या कर दिया? स्टेट के अंदर चेंज कर दिया है। फ्रॉम वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, फ्रॉम वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू another crystalline form, ठीक है, another crystalline
फॉर्म, तो आप उसको क्या बोलते हो, एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। जनरली मैंने क्या कहा है यहाँ पर, जनरली मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि द चेंज इन एंट्रोफीज when one mole of substance undergoes change in its state from one crystalline form to another crystalline form। जब भी कोई एक मोल सब्सटेंस का आपने लिया, उसको आपने एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर चेंज किया, एट दैट टाइम एंट्रोफी के अंदर क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज द एंट्रोफी ऑफ ट्रांजिशन। रिप्रेजेंटेशन आपने इसको कर दिया है डेल एस टी आर। ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, तो एग्जांपल्स मैं यहाँ पर ले सकती हूँ। यहाँ पर मैंने जो फिगर रिप्रेजेंट किया है, रोम्बिक सल्फर यहाँ पर मैंने लिया है। ठीक है, जो रोम्बिक सल्फर होता है, रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर, रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर, रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर, रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर, एंड ये क्या है भी आपके पास, मोनोक्लोनिक फॉर्म ऑफ सल्फर। मैंने क्या किया, सल्फर की जो रोम्बिक फॉर्म थी उसको मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर जब कन्वर्ट किया तो उसकी एंट्रोफी के अंदर मुझे चेंजेस देखने को मिला। क्या चेंजेस उसके अंदर आता है, दैट इज द एंट्रोफी ऑफ ट्रांजिशन। आपने एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ली, आपने यहाँ पर क्या लिया, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ली, ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, रोम्बिक फॉर्म है उसकी, मैंने उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है, मोनोक्लिनिक के अंदर। कब किया, जब उसने क्या किया है, हमने टेम्परेचर उसको दिया अबव 96 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ भी आप क्या करते हो, उसको हीट करते हो। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस केस में भी यहाँ पर प्लस ऑफ हीट आएगा। ठीक है, मतलब हीट को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो जनरली मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि आपने क्या किया है, एसआर सल्फर के जो रोम्बिक फॉर्म थी, मैंने उसको क्या किया, हीट गेन दिया। ठीक है, उसको क्या किया, हीट उसने गेन की, और हीट गेन करके वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है रोम्बिक फॉर्म की एंट्रोफी, और ये आ गई है मोनोक्लोनिक की एंट्रोफी। यदि मुझे चेंज इन एंट्रोफी यहाँ पर देखना है, डेल एस यहाँ पर देखना है, तो आप क्या बोलोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल स्टेट मोनोक्लिनिक फॉर्म है, दूसरी क्या है भी आपके पास, इनिशियल रोम्बिक फॉर्म है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ देखिए यहाँ पर एंथैल्पीज के अंदर चेंजेस क्या होता है, आप क्या लिखते हो उसको, डेल एच टी आर। ठीक है, क्या चेंज हुआ एंथैल्पी के अंदर, एट टी टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, टीटी यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मैं यहाँ दोनों को रिप्रेजेंट कर दूं कि यहाँ पर ये जो डेल एच टी आर क्या रिप्रेजेंट करता है भी, दिस रिप्रेजेंट्स मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन, मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, मोलर हीट ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस। और टी टी यहाँ पर क्या है, टी स्मॉल टी यहाँ पर क्या करता है भाई, ये यहाँ पर है ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर है। ठीक है, देखिए क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा एंट्रोफी के अंदर चेंजेस हुआ है नहीं, ये यहाँ पर जो डायग्राम यहाँ पर शो है, तो देखिए इसमें यहाँ पर जो रोम्बिक फॉर्म है ये कहाँ किसके साइड प्रोसीड कर रही है, ये सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, जो मोनोक्लिनिक फॉर्म है दैट वन इज ऑल्सो ए सॉलिड फॉर्म, बट ये देखिए ये क्या किसको अप्रोच कर रही है, लिक्विड फॉर्म के ज्यादा क्लोज है। इट मीन्स यहाँ पर मोलिक्यूल्स की जो पैकिंग होगी वो क्या है, थोड़ी क्लोज, मतलब जो है वो पैकिंग जो है थोड़ी लूज है। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड को अप्रोच कर रही है, नेक्स्ट किसको अप्रोच कर रही है, गैसेस को भी अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो इस केस में जो आपके पास गैसियस जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इस मोनोक्लिनिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें रैंडमनेस ज्यादा मिलती है बजाय की रोम्बिक, क्योंकि रोम्बिक को मैंने क्या किया, हीट किया है तभी तो मेरे को मिला है। तो हीटिंग से क्या होता है, बॉन्ड्स तो ऐसे भी ब्रेक होते हैं, तो उस केस में आपके पास क्या मिलेगा, ज्यादा डिसऑर्डर मिलता है मोनोक्लिनिक के केस में। तो मोनोक्लिनिक में जो एंट्रोफी है, यदि मैं बात करूं एंट्रोफी ऑफ मोनोक्लिनिक, वो क्या होती है भी, ज्यादा मिलेगी आपके पास रोम्बिक से। ठीक है, तो एंट्रोफी के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो एंट्रोफी ऑफ ट्रांजिशन क्या हो गया, डेल एस। ठीक है, डेल एस हमने यहाँ पर किया है, डेल एस टी आर, डेल एस टी आर यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आता है डेल टी आर अपॉन में डेल सॉरी टी टी। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास आया है दिस वन। मैं इसको यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ। यहाँ पर यदि हम इसको अलग से राइट डाउन करें तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ इसको हम लिखते हैं, क्या है आपके पास, डेल एस टी आर, क्या गिवन आया आपके पास, डेल एच टी आर अपॉन टी टी, ये यहाँ पर आ जाता है। ये इसके पास आपके पास आया है कि ट्रांजिशन के अंदर एंट्रोफी ऑफ ट्रांजिशन क्या हो गया, डेल एच टी आर अपॉन टी टी। ठीक है, ये था आपके। नाउ नेक्स्ट वन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेट यदि मैं यहाँ पर लूं, नेक्स्ट स्टेट क्या है, एंट्रोफी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोफी ऑफ sublimation, entropy of
सब्लिमेशन। ठीक है, एंट्रोफी ऑफ सब्लिमेशन क्या है? देखिए सब्लिमेशन का आप सभी को पता है कि जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, तो आप उसको क्या बोलते हो? सब्लिमेशन। अब हमें क्या देखना है? एंट्रोफी ऑफ सब्लिमेशन, मतलब जब कोई सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है? गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ है, एट दैट एंट्रोफी के अंदर क्या चेंज आया? दैट इज द एंट्रोफी ऑफ सब्लिमेशन। डेफिनेशन यदि इसकी लिखी जाए तो आप क्या कह सकते हो कि जब 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसके अंदर? गैसियस फॉर्म के अंदर, दैट इज द एंट्रोफी ऑफ सब्लिमेशन। राइट डाउन कर देते हैं, यहाँ पर क्या होगा आपके पास? द चेंज इन एंट्रोफीज, द चेंज इन entrophies when 1 mole of substance when 1 mole of solid when 1 mole of solid substance directly changes। यहाँ पर ये होगा, ये नहीं है कि वो क्या हुआ लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ और फिर गैसियस फॉर्म में, ऐसा नहीं होगा। हम सीधा सॉलिड को लेते हैं और सीधा उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? गैसियस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म, डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म, directly changes into gaseous form at a particular temperature, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड को डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट करना? गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, उस टाइम क्या देखें हम? उस टाइम हमें देखना है चेंज इन एंट्रोफी, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? एंट्रोफी ऑफ सब्लिमेशन। एंट्रोफी ऑफ सब्लिमेशन हम उसको उस टाइम कहेंगे। ठीक है, लाइक मैंने कहा कि मेरे पास क्या है? मेरे पास यहाँ पर ये कोई सॉलिड मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर आप सभी को पता है कि क्या होता है? सॉलिड के अंदर क्लोजली पैकिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लोजली पैकिंग होने की वजह से क्या होता है आपके पास? एंट्रोफी यहाँ पर क्या होगी? यदि मैं एंट्रोफी देखूं तो क्या है आपके पास? लेस है। लेकिन ये डायरेक्टली जब किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी, तो इस केस में जो एंट्रोफी होगी वो क्या होगी भाई? हाईएस्ट होगी, क्योंकि गैसियस के केस में क्या होती है? एंट्रोफी हाई होती है, तो यहाँ एंट्रोफी हाई होती है। ठीक है, एग्जाम्पल यदि मैं लूं कि मैंने क्या किया है? I2 को, आयोडीन को, I2 आपके पास है। ठीक है, I2 जो है सॉलिड फॉर्म में थी। ठीक है, मैंने उसको क्या कर दिया? हीटिंग किया, मैंने उसको हीट दे दी, और हीट देने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाए? I2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि एंट्रोफी चेंज क्या होता है? एंट्रोफी ऑफ सब्लिमेशन हम उसको बोलेंगे। ठीक है, तो एंट्रोफी ऑफ सब्लिमेशन को यदि मुझे निकालना है, ठीक है, एंट्रोफी ऑफ सब्लिमेशन को यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर दूं डेल एस, सब्लिमेशन को मैंने लिख दिया एस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ कि ये क्या है भी आपके पास? यहाँ ऊपर यदि इसको लिखा जाए कि सब्लिमेशन क्या है? डेल एस एस। ठीक है, तो डेल एस एस आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है? दैट इज इक्वल टू, क्योंकि फाइनल स्टेट गैसियस स्टेट है, तो एंट्रोफी ऑफ गैसियस स्टेट माइनस एंट्रोफी ऑफ, अब किसकी देखी जाएगी? इनिशियल स्टेट सॉलिड थी तो सॉलिड। ठीक है, ये आपके पास आ गया है, या आप इसको लिख सकते हो क्या? डेल एच एस अपॉन में क्या आ जाता है? किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टीपी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेल एच एस क्या है भी आपके पास? दैट इज मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। दिस इज मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, दिस इज मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। और टीपी क्या है भैया आपके पास? पर्टिकुलर टेम्परेचर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसपे क्या हुआ है भी आपके पास? सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। जनरली आप इसको राइट डाउन कर सकते हो कि डेल एस एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास? डेल एच एस अपॉन में टीपी। दिस वन इज फॉर द एंट्रोफी ऑफ सब्लिमेशंस। ठीक है, तो ये था आपके पास एंट्रोफी ऑफ सब्लिमेशन। नाउ यदि मैं समरी यहाँ पर डिस्कस करूं, ठीक है, ओवरऑल हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? तो देखिए आपने क्या पढ़ा है? हमने यहाँ पर देखा है क्या क्या? हमने यहाँ पर देखा है एंट्रोफी ऑफ फ्यूजन को, देन हमने एंट्रोफी ऑफ इवोपरेशन को देखा, एंट्रोफी ऑफ वेपोराइजेशन ट्रांजिशन को देखा, देन एंट्रोफी ऑफ सब्लिमेशन को हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, नाउ यदि मैं ओवरऑल समरी इसकी लिखूं तो आपके पास चेंज इन एंट्रोफी इन केसेस में क्या क्या मिलती है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास यदि सब फ्यूजन की बात की जाए, एंट्रोफी ऑफ फ्यूजन, तो आपने उसको लिखा डेल एस एफ। ठीक है, वो किसके बराबर आया आपके पास? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन में टी, ये आपके पास आया। फर्स्ट केस आपके पास ये आया।
ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास यहाँ से ये आया। सेकंड फॉर्मूला जब आपने किससे देखा, सेकंड फॉर्मूला जब एंट्रोपी ऑफ इवेपोराइजेशन से देखा, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ इवेपोरेशन से, तो वहां पर आपके पास एंट्रोपी ऑफ इवेपोरेशन क्या आया है, दैट इज इक्वल टू डेल एस वी। डेल एस वी आपने वहां से निकाला, क्या निकाला है, एच वी, इवेपोरेशन एंथैल्पी ऑफ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन अपॉन में क्या हो गया, टी बी। ठीक है, वहां पर टी एफ आएगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या था भैया, टी एफ, दिस वन इज हियर एफ, ये जो था आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था। ठीक है, तो आपने उसको यहाँ इससे रिप्रेजेंट कर दिया। तो फर्स्ट फ्यूजन के लिए लिख दिया आपने, सेकंड आपने इवेपोराइजेशन के लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड आप किसके लिए लिखते हो, थर्ड आप लिखते हो ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, तो ट्रांजिशन के लिए आपने क्या फॉर्मूला लिखा, ट्रांजिशन के लिए लिख देते हैं आपके पास डेल एस, चेंज इन एंट्रोपी, वो क्या आई आपके पास, ट्रांजिशन है तो मैंने उसको लिखा था टी आर से, ट्रांजिशन। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा। तो ट्रांजिशन के केस में आपके पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू डेल एच टी आर। ठीक है, ये क्या था, मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस अपॉन में क्या आ गया आपके पास, टी टी, दैट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास थर्ड फॉर्मूला ये ड्राइव हुआ था। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव हुआ वो कहाँ से ड्राइव हुआ था, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन से। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन जब डायरेक्ट आपने सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में कन्वर्ट कर दिया, एट दैट टाइम आपके पास क्या फॉर्मूला निकल के आया, फॉर्मूला आपके पास था एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, दैट इज एस एस, और वो क्या हो गया आपके पास, डेल एच एस अपॉन में क्या था, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने क्या किया है, उसको हीट किया है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, जहां पर डेल एस क्या है भाई, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, टीपी क्या है, पर्टिकुलर कोई भी एक गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये 4 फॉर्मूलाज आए हैं। इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड इक्वेशन जो आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हो, यदि आपको ये पता है कि वहां पर इवेपोरेशन हो रहा है या वहां पर सब्लिमेशन हो रहा है, यहाँ पर फ्यूजन हुआ है। ठीक है, या वहां पर किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है किसी भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म का अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। तो ये था आपके पास फेज ट्रांजिशंस। वेल स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्लैसियस इनइक्वालिटी को स्टडी किया, देन हमने स्टडी किया है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, एंड देन हमने स्टडी किया है आपके पास फिजिकल चेंजेस इन एंट्रोपी। ठीक है, कि फिजिकल चेंजेस यदि होते हैं तो एंट्रोपी के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।